हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होकर लंग्स तक जाता है। इसमें मेनली नॉस्ट्रिल, साइनस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स यहाँ तक आता है। इसमें सबसे मेन जो ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। हम लोग आज लंग्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैकिया के ऊपर जो भी पार्ट होता है उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं, और ट्रैकिया के नीचे जो भी पार्ट होता है उसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में काउंट करते हैं। यानी कि हमारा जो लंग्स होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। ठीक है। लंग्स जो होता है यह पाइल लोब, स्पॉन्जी और एयर फिल्ड ऑर्गन है। ठीक है। इसका जो लोकेशन कहाँ है, यह हमारे चेस्ट केज के अंदर रिब्स के भीतर, हार्ट के दोनों साइड और डायफ्राम के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होता है। ठीक है। इसका जो शेप जो होता है वो कोन शेप का होता है, रफली कोन शेप का होता है। इसके वेट के बारे में हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं तो इसका जो राइट लोब होता है वो 450 ग्राम्स का होता है और जो लेफ़्ट लोब होता है वह 400 ग्राम्स का होता है। इसके बाद से आते हैं इस पे, इसके जो ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको एपेक्स बोलते हैं, और जो नीचे का जो पोर्शन होता है इसको बेस बोलते हैं। इसके सरफेस के बारे में हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं तो इसका जो सरफेस होता है, इसके 3 सरफेस होते हैं। जो चेस्ट केज के साथ अटैच होता है, यानी कि रिब्स के साथ अटैच होता है, उसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस। यानी कि ये चारों ओर का जो पार्ट होता है उसको कोस्टल सरफेस। जो बेस का पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है। और जो हार्ट के साथ जो अटैच होता है, हार्ट के पोर्शन यानी कि बीच का जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। यानी कि ये हो गया कोस्टल सरफेस, ये हो गया डायफ्रामेटिक सरफेस और ये हो गया मीडियल सरफेस, जिसके अंदर कार्डियक नोच बनता है। यानी कि हार्ट हमारा इसी बीच में सिचुएटेड है। यानी कि ये जो खाली जो स्पेस है ये इसमें हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है। ठीक है। इसके बाद से हम लोग डिस्कशन करते हैं प्लूरा। जो हार्ट के चारों ओर होता है एक पतली झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा सैक। ये 2 तरह का होता है, एक विसरल प्लूरा, एक पेराइटल प्लूरा होता है। जो पेराइटल प्लूरा होता है वो चेस्ट केज के साथ जो रिब्स की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसके साथ अटैच होती है, और जो विसरल प्लूरा होती है वो इस लंग्स के साथ अटैच होती है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। मेनली इसका काम होता है प्लूरल फ्लूइड का या इस प्लूरा का कि ये प्रिवेंशन ऑफ फ्रिक्शन, यानी इसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ प्रिवेंट कोलैप्स। ठीक है। ये लंग्स, ये जो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, एक स्लाइड ले लिए, दूसरे स्लाइड को ले लिए कांच का, इस स्लाइड के बीच अगर कुछ थोड़ा सा द्रव्य पदार्थ रख दिए और दोनों को सटा दिए, दोनों को हम लोग करेंगे तो आगे पीछे तो हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को ऐसे चाहे अलग कर देना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत फोर्स लगता है इसको अलग करने में। मेन वही फंक्शन यहाँ पे है। एक तो झिल्ली हो गई बाहर की ओर, एक झिल्ली हो गई अंदर की ओर, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये कोस्टल सरफेस ये जो होता है ये रिब्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो है लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस लंग्स को कोलैप्स होने से ये बचाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। इसके अंदर प्लूरल सैक भरा हुआ है तो इसके अंदर ये लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं हो पाता है। ठीक है। मेन ये 2 चीज़ें। तीसरा, ये इंजरी होने से भी बचाता है। बाहरी जो अटैक होता है या किसी प्रकार का चोट लगती है उसको भी ये रोकता है। ठीक है। इसके बाद से जो होता है हमारा लंग्स जो होता है, ये तरह तरह के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है। जो हमारे राइट लोब है इसमें राइट लोब में मेनली देखिए इसमें 2 फीसर होते हैं।
एक होता है हॉरिजॉन्टल फीसर और एक होता है ऑब्लिक फीसर राइट लोब, जिसके चलते ये जो राइट लोब है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। उसी प्रकार जो लेफ्ट लोब है उसमें मात्र एक ही फीसर पाए जाते हैं, जिससे 1-2 ही लोब में ये डिवाइड होता है। तो जो हम डिस्कशन करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में, तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में ये छोटे छोटे पार्टों में ये बटा हुआ रहता है। राइट लोब का जो होता है सुपीरियर लोब में, इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसमें मिडिल लोब में 2 पार्ट होते हैं और ये इन्फीरियर लोब में 5 पार्ट होते हैं। इसी तरह इसमें लेफ्ट लोब के सुपीरियर में 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं और 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन्फीरियर लोब में होते हैं, लेफ्ट साइड में भी। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होता है इसका एक अपना ब्लड वेसल्स होता है, अपना ब्रोंकाई होता है, जिसके चलते ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में कोई अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो दूसरा जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होता है वो हमारी बॉडी को चलाते रहता है। ये नहीं कि अगर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में अगर प्रॉब्लम हो गई तो पूरा का पूरा लंग्स हमारा डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता है कि अगर एक सेगमेंट हमारा ख़राब हुआ है तब तक उसका काम दूसरा सेगमेंट्स हमारा कर रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब राइट लोब्स में हम का जो होता है ये शॉर्ट होता है, यानी कि ये छोटा होता है, और लेफ्ट लोब बड़ा होता है, लेकिन इसका जो बेस होता है ये वाइड होता है राइट लोब का, और लेफ्ट लोब का जो होता है बेस वो छोटा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रैकिया आके हाइलम में 2 भागों में डिवाइड होता है, यानी कि ये जो पार्ट हमारे लंग्स के अंदर, जहाँ से ट्रैकिया अंदर घुसती है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइलम, यानी कि इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे हाइलम। ठीक है, क्योंकि यहीं से ब्लड वेसल्स ट्रैकिया अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है, ट्रैकिया जो होता है ये 2 पार्ट में बट जाता है हाइलम के पास में, और वहाँ बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई में होता है, फिर वो आगे चल के टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। उसके आगे फिर डिवाइड होता है तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फिर आगे डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फिर आगे डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो तो वही माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं, यानी कि वो नग्न आँखों से नहीं दिखेंगे, जब भी दिखेंगे तो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। उसके बाद से जो होता है एल्वियोलर डक्ट जाता है, एल्वियोलर डक्ट आगे चल के एल्वियोलाई में खुलता है। यहाँ पे जो होता है एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई को मिला के बोलते हैं एल्वियोलर सैक। यहीं पे वो जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज की क्रिया होती है। यहाँ पे जो होता है इस हिसाब से एल्वियोलर होता है, और यहाँ से जो होता है ब्लड वेसल्स ऐसे गुजरता है, जिसके अंदर से ब्लड होकर गुजरता है, और इन्हीं के बीच से गैस का एक्सचेंज का क्रिया चलता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्वियोलर सैक, इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ठीक है, और यहीं पे ये गैस एक्सचेंज की क्रिया होती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये गैस एक्सचेंज की जो भी क्रिया है ये हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। अगर ये आपको टॉपिक थोड़ा सा अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।